डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12th का जो पार्ट 2 है उसमें चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास के बारे में, आर्थिक विकास की बदलती प्रवृत्ति के बारे में, जब आज़ाद हुआ था देश उस समय किस प्रकार की स्थिति थी, योजना आयोग, उस समय पंचवर्षीय योजनाएं जब बनती थी उनके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जो हमने दोनों चैप्टर पढ़े हैं इसमें हमने ये देखा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो दो सबसे बड़ी प्रमुख चुनौतियां आई थी, पहला राष्ट्र निर्माण, किस प्रकार से देश का निर्माण हुआ था और किस प्रकार से सीमाओं का निर्धारण होता, और दूसरी थी लोकतंत्र को कायम करने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब हम पढ़ेंगे तीसरी चुनौती के बारे में, यानी कि आर्थिक विकास के बारे में। ठीक है, इसमें हम जिस प्रकार से चुनौतियों का नेताओं ने जो सामना किया था पहले, यह कुछ और कठिन था। ठीक है, आर्थिक विकास में किस प्रकार की चीज़ें थी, आर्थिक विकास में चुनौती काफ़ी कठिन और गहरी भी थी। इसके साथ साथ हम यह देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो बदली हैं समय के साथ, अब बदलाव किस प्रकार आया है, विकास को लेकर किस प्रकार की बहस थी। ठीक है, किस प्रकार के अहम फैसले लिए गए थे उस समय, 2 दशकों में नेताओं ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई, क्यों अपनाई, और वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति है, और इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं, इनकी सीमाएं क्या थी, और बाद में इन रणनीतियों को बदला क्यों गया, क्यों ऐसी स्थिति आई थी कि यह रणनीतियां बदलनी पड़ी थी। ठीक है, जो स्टार्टिंग से जो चीज़ें चल रही थी वह बदली क्यों हैं। ठीक है, हम यह भी देखेंगे किस प्रकार से जब विकास, उस समय जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो हमारे पास संसाधनों की कमी थी, हमारे पास उद्योगों की कमी थी। उस समय की नीतियाँ किस प्रकार से ली गई थी, जैसे कि हमने देखा कि आप देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत की गई थी, और किस तरीके से इन सब चीज़ों ने हमारे लिए हमारी जो पूरी इकनॉमी थी उसको बनाने में हेल्प की थी। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे अपने प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न है वो आज क्या है कि उदारीकरण के युग में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने तेजी से प्रगति की थी? उद्योग के क्षेत्र ने, विनिर्माण क्षेत्र ने, औद्योगिक क्षेत्र में, या सेवा क्षेत्र में? ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, और सबसे पहले हम जानते हैं कि नियोजन क्या है। ठीक है, नियोजन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, विशेषताएं और इसका महत्व क्या है। देखिए, नियोजन का अर्थ है योजनाबद्ध तरीके से कार्य की प्राथमिकता का निर्धारण करना और उपलब्ध साधनों के आधार पर कार्य को आगे बढ़ाना। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि की जाती है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हैं, और आर्थिक स्थिरता के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो नियोजन के उद्देश्य थे। देखिए, भारत जो जिस समय विकसित हुआ, जो स्वतंत्र हुआ था तो बहुत अविकसित राष्ट्र था, तो उनके नियोजन के जो उद्देश्य जो निर्धारित किए गए थे वो क्या थे? उद्योगों के विकास की रचना बनाना, ठीक है, योजना बनाना, निर्धनता और बेरोजगारी का उन्मूलन करना, निरक्षरता की जो साक्षरता नहीं थी उसका उन्मूलन करना, ठीक है, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि तकनीकी में सुधार करना, इसके साथ साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता पैदा करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था। इसके साथ हम देखेंगे कि राष्ट्रीय पूंजी में वृद्धि, उसका उचित वितरण करना, आयात निर्यात का संतुलन बना के रखना, इस प्रकार के लिए ये जो पहले जो स्टेप थे। ठीक है, जब जो ये एक इकनॉमी जो उनके सामने आई थी, जो एक आर्थिक जो संकट आया था, वह उसका जो सबसे जो उनके उद्देश्य थे वह यही थे। ठीक है, और भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों थी, आवश्यकता किस लिए थी? देखिए, आज़ादी के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो संसाधनों का भी विभाजन हुआ था, इसलिए भारत में नियोजन पर बल दिया गया। ठीक है, संविधान में जब नीति निर्देशक तत्व थे उनके क्रियान्वयन हेतु कई प्रकार की हम देखेंगे कि नियोजन किए गए थे। निर्धनता और बेरोजगारी दूर करने के लिए भी नियोजन की आवश्यकता थी। जो साधन उपलब्ध थे उनका प्रयोग करना और आत्मनिर्भर उससे बनाना, लोगों को रोजगार के अवसर देना, आधारभूत संरचना, स्कूल की स्थापना, हॉस्पिटल की स्थापना, ठीक है, उद्योगों की स्थापना, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, इस प्रकार की चीज़ों की स्थापना करने पर बल दिया गया। समाजवादी स्थापना का लक्ष्य उस समय एक बहुत बड़ा पॉइंट था। इसके साथ साथ सार्वजनिक जो होता है, सार्वजनिक हित के लिए, ठीक है, सभी के लिए जो हित होता है, सबके अच्छे के लिए काम करना, उसकी जो प्राथमिकता वहाँ पे दी गई थी।
इस प्रकार की हम चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि विकास किसे कहते हैं, विकास की परिभाषा क्या है, ठीक है। और विकास का अर्थ है, देखिए, परिवर्तन से लिया जाता है। वर्तमान युग में, भौतिकवादी युग में, व्यक्ति या समाज के विकास का अर्थ आर्थिक विकास से ही ज़्यादातर लिया जाता है, ठीक है। फिर हम भारत में जब विकास का अर्थ देखेंगे, देखिए, आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत है कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक संबंधी और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। और इसके साथ साथ इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को न केवल व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, सरकार को इसमें प्रमुख भूमिका निभानी पड़ेगी। आज़ादी के बाद के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों का अलग था और आधुनिक होना और पश्चिमी का अर्थ ये था, मतलब विकसित होने का अर्थ था कि हमें पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरीके ही होना है, ठीक है। और नियोजित विकास का क्या अर्थ होता है? नियोजित विकास का अर्थ होता है कम से कम व्यय द्वारा इस साधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। और नियोजित विकास का तात्पर्य है अपने विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, उन्हें ज़्यादा उनका समुचित उपयोग करके साधनों का उपयोग करना, ठीक है, और विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाना। फिर हम देखते हैं कि विकास के किस प्रकार के मॉडल थे। देखिए, विकास के दो प्रकार के मॉडल थे। पहला था उदारवादी मॉडल, दूसरा था समाजवादी मॉडल। उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल क्या था? यह मॉडल यूरोप के अधिकतर देशों में और अमेरिका में यह अपनाया गया था। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता था और इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। जो समाजवादी मॉडल था, यह मॉडल सोवियत रूस ने अपनाया था। इसके अंदर सभी चीज़ों का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता था, इसमें कोई प्रकार का निजी क्षेत्र नहीं होता था और सभी कंपनियां सरकार के अधीन होती थी। जो भारत की क्या स्थिति थी? भारत ने ना दोनों वर्गों की बात मानी थी और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिस तरीके से थी, इसका तात्पर्य यह था कि देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों कारक को कार्य करने की अनुमति होती थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जनहित व सुरक्षा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को सरकारी क्षेत्र के अधीन रखा जाता था। इसके साथ साथ अन्य गतिविधियों में निजी क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति दी जाती थी। देखिए, भारत में किस प्रकार के जो मॉडल अपनाए गए थे, उसमें उदारवादी था, साम्यवादी था, कल्याणकारी था, गांधीवादी था, सभी प्रकार के मॉडलों को अपनाया गया था। और उसके बाद एक तरीके से जो प्रमुख मॉडल जो अभी तक चलता आया है, वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। यह भारत ने हमेशा अपनाया है और इसको हमेशा माना है। हम देखते हैं उस समय की स्वतंत्रता के बाद भारत के कई बार जो आर्थिक विकास का जो मॉडल, यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया था, उसमें सहमति और असहमति के भी कई क्षेत्र थे, ठीक है। देखिए, इसमें सहमति का क्या क्षेत्र था कि जो आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय होना चाहिए। विकास के मुद्दे जो थे, वह उस समय उनका मानना था कि केवल व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों पर नहीं छोड़ सकता, इवन सरकार को भी इसमें प्रमुख भूमिका निभानी थी, ठीक है। और गरीबी उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक विवरण के काम में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी मानी गई थी। और फिर हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो असहमति के क्षेत्र थे, वह क्या थे? वह यह थे कि जो सरकार की भूमिका थी, सरकार का जो हस्तक्षेप था, उस पर लोगों की असहमति थी। यदि तीव्र आर्थिक वृद्धि में असमानता हो तो न्याय से जुड़े जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता था उनको, न्याय से जुड़े मुद्दों पे, इसमें उनकी असहमति थी। उद्योग बनाम कृषि और निजी बनाम सार्वजनिक मुद्दे पर भी असहमति होती थी, ठीक है। तो भारत ने जो प्रकार के जो मॉडल अपनाया था, उसमें इसके जो समीक्षा थी या जो इसका परिणाम आया, वह सकारात्मक भी आया और नकारात्मक भी आया। सकारात्मक क्या परिणाम आया कि सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से सरकार ने विकास की प्राथमिकताओं को पूरा किया है, ठीक है। और इसके साथ साथ निजी क्षेत्रों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित भी नहीं किया, जिससे सीमित आर्थिक प्रतियोगिता को बढ़ावा मिला और विकास के लिए निजी क्षेत्र के संसाधन भी प्राप्त हो सके थे। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि व्यापक जो राष्ट्रीय हित के क्षेत्र थे, जैसे कि रक्षा उत्पादन, रेलवे आदि सरकारी क्षेत्र में रखे गए, जिससे सरकार के लिए ये बहुत लाभकारी हुआ। नकारात्मक क्या परिणाम था? देखिए, जब राज्य का नियंत्रण रहा तो आर्थिक विकास में प्रतियोगिता का अभाव हुआ, जो कि आर्थिक विकास को प्रभावित किया और वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतियोगी क्षमता को विकसित नहीं कर पाया। आलोचकों का यह भी मानना था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सरकारी दोनों ही क्षेत्रों को लाभ नहीं मिल पाया था। सन 1990 के दशक में उदारवादी जब अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, तब सभी नकारात्मक पहलू नीति निर्माताओं के मस्तिष्क में घूम रहे थे। और उसी के साथ हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उपजी अक्षमताएं थी या वैश्वीकरण के प्रभाव से 1991 में आर्थिक उदारीकरण आया गया और निजीकरण की व्यवस्था लाई गई थी।
अब हम जानते हैं बॉम्बे प्लान के बारे में। बॉम्बे प्लान क्या था? सन 1944 में ये उद्योगपतियों का एक गुट हुआ करता था जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए औद्योगिक व अन्य निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने का प्रयास किया, जिसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। इसकी क्या उद्देश्य था? इनकी मंशा यह थी कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति इनकी थी। फिर हम जानते हैं योजना आयोग। योजना आयोग भारत के आज़ाद होते ही अस्तित्व में आ गया था। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा यह पारित किया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे और भारत अपने विकास में कौन सा रास्ता अपनाएगा, कौन सी रणनीति बनाएगा, इस प्रकार की इसका फैसला ये संस्था करती थी और ये सबसे प्रभावशाली भूमिका इसने निभाई है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह था कि देश के जो संसाधन थे उनका आकलन करती थी, जो पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी उनका योजना निर्माण करती थी और लोगों को प्राथमिकताओं के आधार पर उन सभी समूहों को या सभी वर्गों को संसाधनों का आवंटन भी करती थी। 1 जनवरी 2015 में इसकी समाप्ति कर दी गई है। ठीक है, और इसके जो समापन के कारण थे वह यह थे कि इसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। ठीक है, यह जो था ना, ये सोवियत संघ द्वारा से चुना गया था। ठीक है, सोवियत संघ से प्रेरित हुआ था। भारत सरकार ने इसमें एक दस्तावेज तैयार किया था जो अगले 5 सालों तक अपनी आमदनी और खर्च का होता था। योजना आयोग के उद्देश्य क्या थे? इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि देश के संसाधनों का अनुमान लगाना, देश के विकास के लिए योजना बनाना, विभिन्न कार्यक्रमों के बीच में प्राथमिकता का निर्धारण करना और प्रगति का भी आकलन करना। ठीक है, यह इस प्रकार की सारी चीज़ें चल रही थी। फिर हम जानते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से 1956 तक थी। इसका जो जोर था वह कृषि क्षेत्र पर था। इसके अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया और इस समय जो सबसे बड़ी योजना थी वह भांगड़ा नागल परियोजना थी। इनकी उपलब्धियां क्या थी? देखिए, इनकी जो उपलब्धियां थी वह यह थी कि भारत के विकास की इन्होंने बुनियाद मजबूत की थी, भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा दिया था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की, इसके साथ साथ सामाजिक न्याय जो स्थापित करने की जो बात हमेशा से चली आ रही थी वह की गई। फिर हम देखते हैं कि साक्षरता में भी लगातार वृद्धि हमें देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि विकास का केरल मॉडल या जो केरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वह क्या था। केरल में विकास और नियोजन को जो अपनाए गए मॉडल थे उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता है। देखिए, अभी भी हम जाने केरल इस समय सबसे ज़्यादा शिक्षित है। देखिए, वहाँ साक्षरता सबसे ज़्यादा है, वहाँ की स्थिति सबसे ज़्यादा है, वहाँ का स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे ज़्यादा है। तो केरल का जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ जो JC कुमारप्पा थे उन्होंने गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात करी थी। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत प्रमुख किसान नेता थे कि कृषि पर जोर दिया जाए। ठीक है, और यही स्थिति हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। वहाँ पर जो प्रोटेक्शन था जो केरल में भी हमें देखने को मिलता है कि ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण किया गया और उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से डेवलप, एक तरीके से आत्मनिर्भर करने का भी प्रयास किया गया था। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। इसकी स्थापना 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यह भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था। यह एक सलाहकारी निकाय है जो योजनाओं को तैयार करने में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करता था। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते थे वह प्रधानमंत्री होते थे। अक्टूबर 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर इसका पुनर्गठन किया गया और इसके कामों को फिर से परिभाषित किया गया था। अच्छा, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि देश के सभी भागों में तीव्र और संतुलित विकास करने के लिए कार्य बनाना, योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग को सुनिश्चित करना, ठीक है, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। इस प्रकार के जो उद्देश्य थे वह योजना आयोग के थे। ठीक है, फिर हम आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग सबसे जो नई जो कह सकते संस्था है वो है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर यह अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो प्रधानमंत्री होते हैं वह इसके पदेन सभापति होती हैं। ठीक है, और वही नीति आयोग के उप सभापति को नियुक्त करते हैं। ठीक है, वर्तमान में आयोग अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष हैं वह हमने देखा कि उसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह अरविंद पनगड़िया थे। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना का औचित्य क्या था? भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नीति आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग उस सबसे मतलब टैकल नहीं कर पा रहा था। योजना आयोग भूमंडलीकरण के दौर से नवीन चुनौतियों से निपटने में असमर्थ हो रहा था। देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी स्थितियों में लगातार परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, तब
भारत में एक नई संस्था की स्थापना की ज़रूरत थी, ठीक है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ट्रांसफ़र करने की जो बात है, एक विकसित देश बनाने की जो अग्रसर होना था, उसकी तरफ से भारत विकासशील से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा। तो इन सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन करने की जो प्रक्रिया थी, उसके लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। सभी चुनौतियों से निपटने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग का कार्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने और सामरिक क्षेत्रों में नीति संगत कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करने का जो उद्देश्य है, वह नीति आयोग का है। नीति आयोग संसार केंद्र का वैचारिक केंद्र अथवा थिंक टैंक, जो मतलब कहा जा सकता है थिंक टैंक या प्रबुद्ध मंडल, तो मतलब बहुत टफ हो जाएगा। थिंक टैंक के रूप में आप इसे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। दिमाग तरीके से एक है, ठीक है। यह बॉटम अप अप्रोच को अंगीकार करता है और देश के समस्त राज्यों की यहाँ पे समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है, ठीक है। और नीति आयोग एक तरीके से सहकारी संघवाद के कार्य को के भाव से कार्य करता है। इस प्रकार से नीति आयोग का कार्य होता है, ठीक है। तो फिर हम आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि उदारीकरण के युग में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा प्रगति की? तो इसका उत्तर है सेवा क्षेत्र। यानी जो सेवा क्षेत्र का जो युग था, जो सेवा क्षेत्र की जो प्रगति थी, वह काफ़ी ज़्यादा उदारीकरण के समय देखने को मिलती है। सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू सो मच।